बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हमारे साथ हैं तैयार। पालविया साहब, सेठी साहब दोनों हमारे साथ हैं साक्षात तैयार। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पालविया साहब, आपको करनी है आज शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है स्टॉक कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये स्टॉक में देखें तो एक काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 4 से 5 महीनों में हमने देखा लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिला है। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अब स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी यहाँ पे अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। आज के मूव के बाद स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में कंसोलिडेशन एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रही है और नियर टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने हैं, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया जा सकता है। हमें लग रहा है लॉन्ग टर्म में इसमें जो टारगेट बन सकते हैं वो आना चाहिए करीब 2550 से 2600 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2190 के आसपास। कैंप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। 150-2600 के टारगेट के लिए करें कैंप्स में निवेश। लॉन्ग टर्म के लिए राय आपके लिए आती हुई इस वक्त पालविया साहब की तरफ से ये स्टॉक भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार रहा है। मेरे ख्याल से स्पेशल 25 का हिस्सा आई थिंक था। जी हाँ, सेठी साहब से भी थोड़ी देर में हम लेंगे राय उनकी लॉन्ग टर्म पिक को लेकर, लेकिन उससे पहले एक विशेष चर्चा। आज एक बार इतिहास तो बना ही है एक्सचेंजेस में, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन एक और रिकॉर्ड बना है। जी हाँ, एसजीएक्स निफ्टी की जगह आज से गिफ्ट निफ्टी की हुई है शुरुआत। हिंदुस्तान के बाजारों के लिए, हमारे कैपिटल मार्केट के लिए और दुनिया भर में हिंदुस्तान की पहचान को बढ़ाने के लिए आज से कितना बड़ा कदम है ये, आइए इस पर हमारी विशेष बातचीत। मेरे साथ इस वक्त गिफ्ट सिटी अहमदाबाद से दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष चौहान साहब और साथ ही एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी और सीईओ वी बाला सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष सर, बहुत सारी बधाइयां हैं। कौन कौन सी पहले दूं? मैं वो सोच रहा हूं पहले आपको आज से गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई उसकी दूं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बाजार बना रहे हैं, लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, उस बात की दूं, जो भी है, और साथ ही गुरु पूर्णिमा है उसकी दूं। तो सर तीनों बधाइयां एक साथ ही स्वीकार करें सर। नहीं, धन्यवाद अनिल जी, और गुरु पूर्णिमा की पहली बधाई सभी को, सभी दर्शकों को, सभी भारतीयों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभेच्छा जी। और स्वाभाविक है कि जब भारतीय मार्केट नई ऊंचाई सर कर रहा है जी, तो एक तरह से गिफ्ट निफ्टी का आगमन भी एक महत्वपूर्ण कदम है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, जो हम बहुत सालों से सोच रहे थे कि जो भारत की प्रोडक्ट है निफ्टी, वो भारत में उसका नियंत्रण हो, वो ज्यादा ट्रेडिंग भारत में हो, और गिफ्ट आईएफएससी जो एक तरह से उभरता हुआ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर है, उसको एक तरह से बढ़ावा मिले जी। तो कोई भी आईएफएससी होती है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, उसमें तरह तरह की सर्विसेज आती है फाइनेंस की, जैसे बैंकिंग होती है, ट्रेड कॉमर्स होता है, स्वॉप्स होते हैं, स्वॉप्शंस होते हैं, तरह तरह की म्यूचुअल फंड्स, एआईएफ, ऐसी बहुत चीजें होती है। तो उसमें से एक जो एक्साइटिंग प्रोडक्ट होती है, जिसके फलक्रम जिसको कहते हैं, जिसके इर्द गिर्द बाकी सब प्रोडक्ट्स घूमती है, वो है मार्केट्स, जहां ऊपर नीचे हर सेकंड में ट्रेडिंग होता है। तो आज वो एक तरह से भारत में आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी, जिसको हम एसजीएक्स निफ्टी के रूप में जानते थे, आज भारत में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक सुबह 6:30 बजे हमने शुरू किया था, अब तक करीब 4 घंटे बीत चुके हैं, और उसमें 4 से कम ही हुए, 3.5 घंटे, और उसमें $280 मिलियन का ट्रेड अभी हो चुका है। ओह, क्या बात है, गजब का एक्शन है। और ये फ्यूचर्स का ट्रेडिंग है। जी 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 सर। बाला सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। इस प्रोडक्ट के इंसेप्शन से लेकर अब तक आपने इस पर काफ़ी कुछ काम किया, और आज फाइनली ये बिल्कुल वैसा ही एक मोमेंट है कि जैसा सदियों से हमारी इच्छा है कि हमारा कोहिनूर हीरा लंदन में पड़ा है वो वापस आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो आया नहीं आया, लेकिन सिंगापुर में हमारा एक हीरा था निफ्टी के फ्यूचर्स के ट्रेड का, वो आप वापस ले आए और ये हिंदुस्तान को गिफ्ट है। ग्लोबल ट्रेडिंग हिंदुस्तान में हो, इसके क्या मायने बनेंगे गिफ्ट निफ्टी के भारत में ट्रेड होने के बाद? तो किस तरह से ये ट्रेडिंग पैटर्न बदलेगा, बनेगा, ये बताएं सर।
देखिए गिफ्ट निफ्टी की जो प्रोजेक्ट है पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था जी। और आज जो है फाइनली उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। इससे क्या है कि जो लिक्विडिटी जो फ्रैगमेंटेड थी, थोड़ी हमारी आईएफएससी में ट्रेड हो रही थी, थोड़ी सिंगापुर में ट्रेड हो रही थी, अब सब कुछ कंसोलिडेट होकर हमारी एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज में अभी गिफ्ट निफ्टी की पूरी सीरीज के माध्यम से आ गई है। इससे 3 चीज होती है। एक तो पहला जो है इंटरनेशनल जितने इन्वेस्टर्स हैं जो भी टाइम जोन्स में हैं वो हमको वो सब सारे ऑर्डर्स जो हैं अब हमारे एक्सचेंज में मैच होंगे। भले वो जो है सिंगापुर के थ्रू रूट करें कुछ ऑर्डर्स, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे एक्सचेंज में मैच होगी। दूसरी जो है इंडियन ब्रोकर्स जो हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडरी यहाँ पे आईएफएससी में बनाई है वो भी यहाँ पे हमारे साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक सेकेंड लिक्विडिटी पूल जो है वो भी इसके साथ ऐड कर दिया है। तो इफेक्टिवली और ज़्यादा जो है प्राइस सेटिंग होगी। और सबसे बड़ा सिग्नलिंग जो है, जो हमारा विजन है, जो ऑनशोरिंग द ऑफशोर करना था, वो यहाँ पे आज फाइनली जो है हमारी भारत की जो इक्विटी की जो बेंचमार्क प्रोडक्ट है निफ्टी, वो फाइनली हमारे खुद के जोन में आ चुकी है। और इससे क्या है कि अब जो है वर्चुअली पूरे देश में अब डेली हम प्राइस सिग्नल्स के लिए हमें अभी सिंगापुर की तरफ देखना नहीं होगा, हमें सिर्फ हमारी गिफ्ट सिटी की तरफ देखना होगा। तो ये बड़े बदलाव जी नया नाम जी सर, आपने नया नाम भी दे दिया है। जी सर, हमने प्यार से नाम दिया है। तो आपको भी बधाई सर, हमने प्यार से दिया गिफ्टी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, बाकी सारे प्लेटफॉर्म से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, मतलब इतना प्यार मिल रहा है इस नए इंडेक्स को, और लोग इसे गिफ्टी के नाम से बुलाना चाहते हैं। गिफ्टी कहें, गिफ्ट निफ्टी कहें, लेकिन मतलब एक सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स में एक इतना वो सेंस ऑफ प्राइड आ रहा है कि चलिए हमारी निफ्टी है जो सिंगापुर में नहीं, हमारे यहाँ ट्रेड हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये बताएं सर, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, आशीष सर आपसे पूछना चाहता हूँ, किस तरह से हेल्प करेगा गिफ्ट निफ्टी का अहमदाबाद से, गिफ्ट सिटी से ट्रेड करना? एक तरह से ये इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल निवेशक के लिए, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए है। भारतीय निवेशक स्वाभाविक है कि यहाँ पर ट्रेड करें तो एलआरएस के जरिए ही कर सकते हैं। जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है आरबीआई के, उसके तहत $2.5 लाख पर ईयर वो कोई दूसरे देशों की चीजों में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि ये जो डेरिवेटिव्स है वो स्पेकुलेशन की व्याख्या में आते हैं, तो स्वाभाविक है कि डेरिवेटिव्स में ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने और भी सुविधा दी है जहां पे आप निवेश कर सकते हो। जैसे बॉन्ड्स हैं, वहां पर भी करीब 75 से $80 बिलियन का बॉन्ड्स यहाँ पे लिस्ट हो चुका है एनएससी आईएक्स पे। और यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनियां हैं उनकी डिपॉजिटरी रिसीट, जैसे आपको गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में या अमेजोन में भी निवेश करना है तो उनकी डिपॉजिट रिसीट भी आपको यहाँ पे उपलब्ध है, तो वहां पर आप निवेश कर पाओगे। तो ऐसी कई सुविधाएं जो आज हम दे रहे हैं वो भारतीय निवेशक के लिए भी फॉरेन एक्सपोजर लेने के अच्छा रहेगा। और कई और नई प्रोडक्ट्स जो लाएंगे जिसकी वजह से भारतीय निवेशक भी अपने घर पे बैठ के जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट मार्केट्स है, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे हम उपलब्ध कराने की सोच रहे हैं, जो स्वाभाविक इन्वेस्टमेंट के अधीन हो। क्योंकि आरबीआई का ऐसा मानना है कि जो भारतीय छोटा जो निवेशक है वो स्पेकुलेशन फॉरेन मार्केट्स में ना करें। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन नए नए और कॉन्ट्रैक्ट्स और नए आपको निवेश करने के बेहतरीन मौके गिफ्ट सिटी के जरिए आपको मिलेंगे। लेकिन बाला सर, अभी जो भी आपके ट्रेड्स गिफ्ट सिटी से होंगे, गिफ्ट निफ्टी में होंगे, वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, राइट? डॉलर में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। क्या फ्यूचर में रुपए में भी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे ऐसा, या यहाँ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स इशू होंगे वो सब डॉलर के होंगे सर? अभी फिलहाल जो है आईएफएससी में जो रेगुलेशन आरबीआई ने बनाया है जी, उसमें क्लियरली है कि आईएफएससी जोन जो है नॉन रुपी जोन है। क्योंकि रुपी की जोन तो भारत की मार्केट में ट्रेड होगी, तो ये नॉन रुपी की जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे है, तो हमने हमारा यूएस डॉलर में सारा सेटलमेंट और सारा ट्रेडिंग किया है। तो इफेक्टिवली ये नॉन रुपी मार्केट है, इंटरनेशनल करेंसीज में यहाँ पे ट्रेड होगी। और दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी में जो सीरीज में है 4 इंडेक्स इसमें ऐड होते हैं। एक तो है हमारा निफ्टी 50, दूसरा है बैंक निफ्टी, तीसरा है आईटी निफ्टी और चौथा है फिन निफ्टी। ये चारों प्रोडक्ट्स गिफ्ट निफ्टी की सीरीज में कवर होंगे। से ये चारों प्रोडक्ट अप एंड रनिंग देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर जी सर ये हाँ, तो ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये कॉन्टो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाना चाहिए। कॉन्टो का मतलब होता है कि मिक्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्चुअली जो निफ्टी का कैलकुलेशन होता है रुपये में होता है जी, और जब आप डॉलर में ट्रेड करते हो तो डॉलर का भी एक तरह से इसमें मिक्स हो जाता है। करेक्ट।
तो ये जिसको वर्ल्ड में कॉन्टो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कई जो अच्छे विद्यार्थी होंगे डेरिवेटिव्स के उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं जी। तो ये कॉन्टो कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये रिवर्स कॉन्टो है क्योंकि इसमें रुपये का चीज हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट। तो बाला सर, अभी चारों कॉन्ट्रैक्ट हैं या जो ट्रेड हो रहा है वो गिफ्ट निफ्टी हो रहा है, या गिफ्ट निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, आईटी इंडेक्स भी है, जो आप चारों बता रहे हैं? चारों प्रोडक्ट्स इस सीरीज में कवर्ड है। फिलहाल जो है हमारा मैक्सिमम लिक्विडिटी जो है निफ्टी में हो रहा है और थोड़ा बहुत जो है बैंक निफ्टी में हो रहा है। ओके। जैसे ये पिछले वीकेंड में पूरा ओपन इंटरेस्ट जो है सिंगापुर से यहाँ शिफ्ट हुआ। ओके। तो शिफ्ट हुआ तो करीब जो है 8.1 बिलियन डॉलर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी में आ गया है, और जो है करीब मेरे ख्याल से कुछ 200 या 300 मिलियन डॉलर का बैंक निफ्टी में है, और जो है निफ्टी की जो ऑप्शंस है उसमें करीब 1.1 बिलियन डॉलर। तो कुल मिला के करीब 9.4 बिलियन डॉलर का ओपन इंटरेस्ट यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो आशीष सर, अगर फ्यूचर में मतलब थोड़े दिनों बाद जब बैंक निफ्टी और लिक्विड हो जाए गिफ्ट सिटी में, तो फिर तो मैं ऐसे गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी दिखाना शुरू कर सकता हूँ? नहीं, आज से भी शुरू कर सकते हो। स्वाभाविक है कि आप भी दिखाएंगे तो और लोग देखेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी जी। विदेश में भी मेरे हिसाब से जी बिजनेस लोग देखते होंगे, तो उस पर भी चर्चा करके यहाँ पे गिफ्ट सिटी में वो ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अरे वाह, ये अच्छी बात है। तो गिफ्ट सिटी में न सिर्फ गिफ्ट निफ्टी बल्कि गिफ्ट बैंक निफ्टी भी वो भी ट्रेड होता दिख रहा है। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों को शाम को दिखाने की कोशिश करें। ये बिजनेस हमेशा कोशिश करता है कि इन सारे नए प्रोडक्ट्स में सबसे आगे रहे, और सर इसमें हमारी ये कोशिश इस बार भी होगी। अब एक और सवाल सर, ये अभी तो जैसे आपने बताया कि सुबह 6:30 बजे से 3:40 तक ट्रेडिंग होगी, और उसके बाद शाम को आप वापस शुरू करेंगे मिडनाइट तक। आशीष सर, 24 घंटे ट्रेडिंग कब तक? अभी तो एक्चुअली प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि सोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 21 घंटा तक पहुंचे हम जी। तो अब हो सकता है बाला थोड़ी देर के बाद 23-24 घंटा भी ले जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि भारत में भी होना चाहिए, तो हमने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था एनएससी के मेंबर्स का जी। जो एक तरह से वो नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स को ट्रेड करना चाहिए, डेरिवेटिव्स होना चाहिए कि इक्विटीज भी होना चाहिए। वो सबके ऊपर उन्होंने कोई अपने एक व्यूज बना लिए हैं। अब बाकी जो लार्जर मेंबर बॉडी उनसे भी हम निष्कर्ष निकालेंगे, और फिर एक तरह से जो भी निष्कर्ष निकलता है वो सेबी के पास ले जाएंगे। उनकी अनुमति से फिर आगे समय मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके इंडिया में भी ट्रेडिंग की अवधि दिन की बढ़ाने की उम्मीद है। अभी कब होता है वो तो सबके एक सम्मति से ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई देना चाहता हूं सर, आप दोनों को, कि जो टाइमिंग आपने बनाई है उस टाइमिंग में दुनिया भर के सारे बड़े मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग कहीं कहीं आप कैप्चर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ताकि अगर दुनिया भर में कहीं भी कोई भी किसी भी देश में कोई ऐसा इन्वेस्टर बैठा है जिसका हिंदुस्तान के बाजारों में इंटरेस्ट है, तो उसके पास गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड करने की, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की पूरी सुविधा है। अब बाला सर, आखिरी सवाल आपसे ये है, आशीष सर को तो नाम बड़ा पसंद आया है गिफ्ट निफ्टी का, निक नेम गिफ्टी, आपका क्या विचार है सर? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा नाम है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नेम है। गिफ्ट निफ्टी का शॉर्ट फॉर्म हो गया गिफ्टी। बिल्कुल, बोलने में थोड़ा आसान, और जैसे आई एम श्योर कि हिंदुस्तान के सारे इन्वेस्टर्स, दुनिया भर के सारे ट्रेडर्स, एफआईज, विदेशी निवेशक जो कोई भी ट्रेड करेंगे गिफ्ट निफ्टी में, और चाहे वो प्यार से गिफ्टी बोले या गिफ्ट निफ्टी बोले, पूरा अपना प्यार देंगे और ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल होगा। हिंदुस्तान में इस प्रोडक्ट को वापस लाने के लिए एक बार फिर से आप दोनों को सर बहुत बहुत बधाई, और आज से एक नए युग की शुरुआत हुई है सर। जी बिजनेस की पूरी टीम और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। जी 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 वाला सर। धन्यवाद हमारे दोनों सरकारों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के, और हमारे दोनों रेगुलेटर्स जो आईएफएससी अथॉरिटी है और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उनके सहयोग से ये एसजीएक्स कनेक्ट बना है। तो हम इन सबको, हम हृदय से हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। आशीष चौहान साहब, वी बाला सुब्रमण्यम साहब बताते हुए गिफ्ट निफ्टी की, यानी कि आपकी प्यारी गिफ्टी की
आज से हुई है शुरुआत। आइए कोशिश करेंगे हम आपको गिफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर्स जो ट्रेड होंगे उन पर आपको लाइव रेट्स देने की कोशिश आगे से करेंगे। उसके लिए कुछ तकनीकी इंतजाम करने होंगे, वो हम करके आपके लिए लेकर आएंगे। क्या बात है। आइए, सेठी साहब कर रहे हैं इंतजार अपनी लॉन्ग टर्म पिक देने के लिए। सेठी साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर आपके लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो अनिल जी गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत पे हम सबको बधाई तो लेनी है, बट जो गिफ्टी नाम का जो एक्रोनिम आपने जो इजाद किया है जी बिजनेस ने, वो मुझे पूरा भरोसा कॉमन बैलेंस में उसी नाम से गिफ्ट निफ्टी को जाना जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। थैंक यू सर। बाकी अनिल जी, जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है, पहले तो बाजार में जो आज एक्शन है वो ज्यादा फ्रंटलाइन स्टॉक्स में है या हेवी वेट्स में है। मिड कैप स्मॉल कैप में उतना एक्शन नहीं है, और बट मुझे लगता है वो अच्छी क्वालिटी के मिड कैप में वो एक्शन भी आएगा। और बाकी अभी थोड़ी देर पहले जो जीएनए एक्सेल्स की चर्चा हो रही थी, इस स्टॉक को मैंने आज से 3 वीक पहले 7 जून को 785 के लेवल पे ट्रेड किया, रेकमेंड किया था, और आज 870-75 के, तो 10% ऊपर है वो जीएनए एक्सेल। बाकी आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है अनिल जी, काबरा एक्सट्रूशन टेक्निक, ये स्टॉक है जो अभी 452 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी बनाने के लिए जानी जाती है, जहां पे इनका 40% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। और ये मशीनरी मेनली पैकेजिंग इंडस्ट्री, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, इस तरह के सेक्टर्स में काम आती है। कंपनी का 92 कंट्रीज में प्रेजेंस है, 15,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशन कर चुकी है, और 30% रेवेन्यूज इनका एक्सपोर्ट से आता है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है। बट आगे की जो ग्रोथ है इस कंपनी की, वो इनका जो एक नया कारोबार है, लिथियम आयन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज है, उनके लिए पैक्स बनाती है, जो इनका ब्रांड है बैट्रिक्स नाम का, वो काफी पॉपुलर है और एक जबरदस्त ग्रोथ वहां पे कंपनी दर्ज कर रही है। इनका एक टेक्निकल टाई अप भी है यूरोपियन कंपनी के साथ, एक रिनाउंड कंपनी है वहां पे। 18% से ज्यादा का इस सेगमेंट में मार्केट शेयर हो चुका है। ये नया ही बिजनेस है, बट बहुत जल्दी इन्होंने अच्छी ग्रोथ दर्ज करी, और ग्रोथ इस तरह की करी है कि FY22 में जहां इस सेगमेंट का रेवेन्यू 111 करोड़ था, वो बढ़ के 353 करोड़ आया FY23 में, और एबिटा जो 3.8 करोड़ था सिर्फ, वो बढ़ के 27 करोड़ हुआ। इस तरह की बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ इस सेगमेंट से आ रही है। बाकी बजट में भी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दी, उसका भी फायदा है, और एक जबरदस्त ऑर्डर पाइपलाइन है इस सेगमेंट में। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आगे बहुत अच्छा करेगा। और एक और इसमें कॉन्फिडेंस की वजह है कि मार्च तिमाही में एक यूएस की पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, 180 साल पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रेडाम, उन्होंने इसमें 1.19% स्टेक खरीदा है, तो उससे भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। अच्छा करेक्शन होकर एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 575 ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। ओके, तो ये है आपके लिए काबरा एक्सट्रूजन, जहां पर करनी है खरीदारी। जय ठक्कर भी हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड मॉर्निंग। रिकॉर्ड हाई पर बाजार, बताएं क्या करना है आज। Very good morning to you, Deep, and very good morning to you, अनिल जी। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया आज ओपनिंग देखने मिली है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट सारे टारगेट्स हासिल भी हुए। बैंक निफ्टी के 45,000 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन दिया था दीप, उसके भी अब जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फर्दर अप मूव दीप यहाँ से भी आपको आते हुए देखने मिलेगा मार्केट में, बिकॉज स्ट्रेंथ अभी भी है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग शायद इस लेवल्स पे आपको दिखे आते हुए, अगर हायर लेवल्स पर, बट देन नेट नेट मुझे ऐसा लग रहा है कि 19,500 ये टारगेट निकल कर आ रहा है निफ्टी का। सो यहाँ पे दीप में निफ्टी का 19,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड करूँगा निफ्टी पर, यही वीकली एक्सपायरी का, जो अभी ट्रेड कर रहा है करीब 19,500 का 22 रुपये पर। दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि 1% मूव तो मिनिमम आ ही सकता है, एंड इस लेवल्स पर इतना मूव आने के बाद थोड़ा मैं रिस्क रिवॉर्ड मैच करना चाहूँगा मार्केट का, बिकॉज अगर यहाँ से थोड़ा बहुत मिट्टी पाया तो आपका आप बने रह सकते हैं ट्रेड में और लॉस कम होगा। तो ये 22 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, सॉर्ट ऑफ हीरो ट्रेड फॉर दिस वीक, एंड 22 रुपीज़ पर मिल रहा है निफ्टी का 19,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। टारगेट्स ऊपर में आपके निकल कर आएंगे यहाँ पे 57 फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड 83 का सेकंड टारगेट रहेगा दीप। सो 57 एंड 83 ये दो टारगेट्स के लिए 19,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे। यू कैन टेक दिस एज अ हीरो ट्रेड फॉर दिस वीक। इतना सस्ता कैसे मिल रहा है जय? अभी तो आज तो सोमवार ही है, और 19,500 कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, 200 पॉइंट ही दूर है। ये तो लॉटरी अगर लग गई तो
बिल्कुल अनिल जी, इसीलिए मैंने 19,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन चूज किया, बिकॉज अनिल जी मूव हमें एक अच्छा देखने मिला। लास्ट 3-4 दिन से अगर आप देखें तो एक अच्छी तेजी हमें देखने मिली, जहाँ पे हमने इन द मनी कॉल भी लिया, एट द मनी कॉल भी लिया, आउट ऑफ द मनी कॉल भी लिए, एक अच्छा मूव आया। एंड यहाँ से फर्दर अप मूव अगर आ जाता है 1% विच इज़ नॉट मच, एंड अगर आप देखें ऑप्शंस डेटा के थ्रू तो 19,500 डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली निकल कर आ रहा है। यहाँ से अगर अनिल जी और 1% चल गया तो ऐसे आपने कहा कि लॉटरी लग जाएगी, अच्छा मूव देखने मिलेगा। बट इफ मार्केट आफ्टर मूविंग अप सो मच अगर ब्रीदर ले भी लेता है तो आपका रिस्क डाउन साइड का कम है। सो आई थॉट टेक्टिकली के 19,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीद के चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है और 19,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी है। ओके परफेक्ट। तो ये है राय आपके लिए 19,500 का हीरो या जीरो ट्रेड समझ लें। 22 रुपए में मिल रहा है, 22 रुपए में जाता क्या है 22 रुपए, तो इसलिए इतनी रिस्क तो आप कोई भी ट्रेड पे लेंगे तो लेंगे ही, डबल होने की संभावना। 19,300 का कॉल ऑप्शन 22 रुपए में बिल्कुल सस्ता माना जाएगा, ये मतलब वर्थ कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है। आइए बढ़ते आगे, बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है। बग्गा साहब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे बहुत सारी बात हुई है, HDFC के मर्जर पे भी बात की हुई, और अगर आज हमारी प्यारी गिफ्टी पे बात ना करें तो बग्गा साहब बहुत बुरा मान जाएंगे, फिर कहेंगे कि मैं जो ABO ऑफ ग्लोबल मार्केट नहीं करता। ऐसा बग्गा साहब सोचे बोले। उससे पहले सर सिंगापुर से हम फिर से ले आए हैं घर पर SGX निफ्टी को, गिफ्ट निफ्टी के नाम से, जिसका प्यार से हमने नाम गिफ्टी दिया। पहले तो ये बताया सर, गिफ्टी आपको पसंद आया है कि नहीं, मतलब नहीं आया तो हम गिफ्ट निफ्टी ही रखें। और दूसरा ये बताया सर, क्या मायने इसके हिंदुस्तान में अब ये जो ट्रेड होगा क्या कुछ बदलेगा? जी नहीं, नाम बहुत अच्छा है, और आशीष और बाला भी बोल रहे थे। आज सवेरे ही आशीष के साथ बात हो रही थी, आई कॉल्ड हिम टू कांग्रेचुलेट हिम, और वही गुरु पूर्णिमा का ही उन्होंने मैसेज भेजा फिर सबको। तो गिफ्टी तो बिल्कुल अच्छा नाम है अनिल जी, शॉर्ट स्वीट नेम, और अच्छा इसमें अच्छे चीज के बारे में भी कि गिफ्ट की तरह आ रहा है, तो गिफ्टी ये बहुत अच्छा आपने नाम ये बनाया। इसको होपफुली ये पब्लिक यूसेज में आ जाएगा। अब इससे चेंज क्या होता है, हमारे मार्केट्स जो बाहर जा रहे थे, लगभग $10 बिलियन दिन का ट्रेड होता था, स्पेशली जब यूरोप और अमेरिका खुलते हैं, और फिर अमेरिका मार्केट के अंत होते होते उसके करीब यहाँ ट्रेड होते थे भारत में। तो ये काफी बड़ा एक हिस्सा हमारे मार्केट का बाहर चला गया था, वो लौट के आया है, तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और 100 स्टैचूज ले आए जो मंदिरों से चुरा के ले गए थे लोग, या कुछ और ऐसे आर्टिफैक्ट्स हमारे हिस्टोरिकल आ गए वापस, जो भारतीय म्यूजियम में फिर भारतीयों को देखने के लिए मिलते हैं। इस तरह से हमारे मार्केट जो बाहर जा रहे थे, जिनका फिर रेवेन्यू भी भारत में नहीं आ रहा था, दूसरा कि कंट्रोल भारत से बाहर हो सकता था कि अगर ये इस तरह से ओनरशिप रहती इस इंडेक्स की और पार्टिसिपेशन। अब क्या है कि गिफ्ट सिटी में भारत के ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर में ये आ गया है, और जैसे ये बोले कि 4 इंडेक्स हैं टोटल, फिन निफ्टी भी है, IT भी है, बैंक निफ्टी भी है, तो इसमें और पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, सो डेप्थ आती है। तीसरी बात यह है कि काफी भारतीय हैं अब जो NRI हमारे हैं, वो सब इसके थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये इसमें एडिशन होगा, मार्केट डेप्थ बढ़ेगा, और भारत के अंदर ही ये जो डेप्थ है बढ़ेगा। ये हम हर वक्त कहते थे, अब NDF भी है, जैसे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड रहता है रुपए का, तो ये हम कहते थे कि अगर ऑफशोर सेंटर में भारत में ही हो तो हर तरह से RBI भी देख पाएंगे, और साथ में भारतीयों को रेवेन्यू भी मिलेगा, तो उस तरह से ये अच्छा है। यही अब देखते हैं कि कितना FI का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। मुझे लगता है कि जो पुराने नंबर थे उससे ज्यादा 1 महीने के अंदर ये क्रॉस कर जाएंगे, और ये लगभग 20-21 घंटे का है, आई थिंक एक्सचेंज, और 24 घंटे बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम फॉरेन बैंक्स में होते थे अनिल जी, इस तरह से ही ट्रेजरी बुक मूव करती थी। जब जापान खुलता था उसके पास आ जाता था वेस्ट कोस्ट से बुक, फिर जापान हैंडओवर करता था बहरीन को, बहरीन सेंटर होता था फाइनेंस का कुवैत की वॉर से पहले तक, फिर बहरीन लंदन को, लंदन से फिर न्यूयॉर्क खुलने को जब तैयार होता था, लंदन की बुक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वेस्ट कोस्ट, फिर जापान।
इस तरह से भारतीय मार्केट भी 24 घंटे के मार्केट हो जाएंगे इसके थ्रू। बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़ा फायदा होगा भारतीय बाजारों का दुनिया भर के बाजारों से कनेक्ट, और दुनिया भर के ट्रेडर जो निवेश करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, अब उनके लिए होगा आसान। बग्गा साहब, धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और इन सारे मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको हम जल्दी विदा करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई ऐसा मार्केट नीचे है तब कर रहे हैं, बिल्कुल लाइफ हाई पर नया लाइफ हाई बना रहे हैं। 19,330 पर इस वक्त निफ्टी है। आइए वक्त है हमारी खास सीरीज लाइफ एट लाइफ हाई का। हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल राजेश फेरवानी साहब, जो कि फाउंडर हैं वेल क्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। 25 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव राजेश सर रखते हैं और आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एल&टी म्यूचुअल फंड जैसी दिग्गज संस्थाओं में काम किया है। आज तो सर जो 2 बड़ी संस्थाओं में आपने काम किया है, एचडीएफसी एमसी, यही पूरा ग्रुप चर्चाओं में है। इससे पहले कि मैं बाजार पे आगे पे डायरेक्शन पर बात करूं, आपसे इसी मेगा मर्जर पर एक राय लेना चाहता हूं। क्या मायने हैं इसके लिए कॉर्पोरेट इंडिया के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए? शुक्रिया अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी सर। मैंने इस कंपनीज में काम किया है, एचडीएफसी में काम किया है, ग्रुप कंपनी में काम किया है, और मुझे लगता है इससे बेहतर कॉर्पोरेट इंडिया में मैंने अभी देखा नहीं है। और ये जो मेगा मर्जर हो रहा है आज, ये 2 कंपनीज मिलके ग्लोबल लेवल पे 4th लार्जेस्ट मार्केट कैप हो जाएंगी बैंक्स में। तो मुझे लगता है कि हम लोग आज जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इंडिया ग्लोबल मैप पे बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है ये बड़ी शुरुआत है। और आज इंडिया में इसका सबसे बड़ा मार्केट कैप भी हो जाएगा, तो दोनों मिलके इतनी बड़ी साइज हो जाएगी। मार्केट शेयर इनका तगड़ा हो जाएगा इंडियन मार्केट में। हाउसिंग फाइनेंस में ये लीडर है, बाकी सेक्टर्स में भी एचडीएफसी बैंक लीडर है। मिला के ब्रांचेस बढ़ जाएंगे और इंटीग्रेशन का बेनिफिट बहुत अच्छा इन दोनों को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑल ग्लोबल लेवल पे ही हमारा ये बड़ा मुकाम है। और इनकी एफिशिएंसी लेवल जो मैंने देखी है वो एक अलग ही लेवल की है। इनकी एम्प्लॉय की तरफ जो रवैया है और जो उनकी तरफ जो उन्होंने उनकी वेल्थ क्रिएशन की है टॉप टू बॉटम, वो एक ही अलग ही लेवल की है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है इंडिया को ग्लोबल मैप पे लेके जाने की। तो अच्छी शुरुआत है। शुरुआत भारतीय बाजारों की भी आज फिर से एक मजबूती के साथ हुई। लगातार तीसरे दिन सर लाइफ हाई पर हैं। लोग अब ये जानना समझना चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या है, क्या डायरेक्शन है बाजार का? सर आई थिंक आप देखें तो जो हमारी रैली हुई है उसमें 2-3 हिस्से हैं जिनकी वजह से रैली हो रही है। एक तो एफआईआई सेलिंग जो हो रही थी अब खत्म हो गई है। ये साल 5-6 महीने एफआईआई ने खरीदा है। अब देखो तो फरवरी से लेके आज तक एफआईआई ने सिर्फ खरीदा है। लास्ट मंथ में हाईएस्ट एफआईआई परचेज हुआ है 2 साल में। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। दूसरा है कि हमारी जो करेंसी है बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि लास्ट ईयर तक करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही बढ़ गया था और ऑयल प्राइस भी बढ़ गई थी। अभी ऑयल प्राइस कम हो गई है तो उसका बेनिफिट भी हमको आ रहा है। तो करेंसी बहुत स्टेबल हो गई है, उससे फॉरेन इनफ्लो में कॉन्फिडेंस आता है। ग्लोबली भी आप देखें तो रिस्क ऑन ट्रेड हो गया है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे आज वो सब बिल्ड इन हो गए हैं। कि आज अब लास्ट यूएस फेड में भी जो भी बेरिश कमेंट मारी है उसके बाद भी आप देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है वहां पे। और नैस्डैक 35% ऊपर चले गया है। S&P 500 16% ऊपर गया है ये साल में। इंडिया ने अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किया है जितना यूएस ने परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है ये तो शुरुआत है इंडिया के लिए। जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से एक 2 साल का बुल रन सामने खड़ा है। इंडिया की जो ग्रोथ आ रही है और रिलेटिवली इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ग्लोबली आज बहुत स्ट्रांग है। तो MSCI में भी आप देखें तो हमारा प्रीमियम चल रहा है और वो प्रीमियम रहेगा। ये प्रीमियम कम नहीं होगा क्योंकि जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन चल रहा है ग्लोबली, इंडिया के लिए एलोकेशंस
हाई रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है, ग्लोबली रिसेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा ये ऑल टाइम हाई से एक नया हाई मारेगा। जब भी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई मारता है तो नया हाई मारने की चांसेस बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मैं और भी बुलिश हूँ। अगले एक साल में मेरा टारगेट 21,000 का है। अगर आप निफ्टी का प्राइस या निफ्टी की ईपीएस देखें तो 1050, 1100 की 2 साल में हो सकती है। तो अगर मैं 20 टाइम्स भी देता हूं तो 21,000 का टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ से। ओके, तो 21,000 की टारगेट आराम से बन सकते हैं। 2 साल के लिए बुल रन में रहेगा मार्केट। ऐसे में 2 साल के व्यू से अगर पैसा लगाना है तो सर कहाँ लगाना है? हाँ जी, तो मैंने पिछली बार भी 2-3 सेक्टर्स के बारे में बात की है। बैंक्स में जब भी इकोनॉमी अच्छा करती है तो बैंक्स में बहुत अच्छी बढ़त आती है और नंबर्स अच्छे आते हैं। अब मैं बैंक्स में अगर स्पेसिफिक बैंक्स की बात करूं तो हमारे प्राइवेट बैंक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन उनको आउट परफॉर्म कहाँ से होगा, कौन से सेगमेंट्स बैंक में आउट परफॉर्म करेंगे? मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आज भी बहुत वैल्यूएशन गैप है प्राइवेट सेक्टर बैंक से। ग्रोथ आने वाली है सब बैंक्स में। इकोनॉमी ग्रो होगी तो हर एक बैंक में ग्रोथ आएगी, लेकिन अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशन प्राइवेट सेक्टर बैंक से आधी है। 0.5 to 1 टाइम प्राइस टू बुक जो बोलते हैं एडजस्टेड बुक उनका चल रहा है। लेकिन आज हम अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नंबर देखें तो उनके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नंबर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर बिल्कुल सामान्य से हो गए हैं, मतलब एकदम इक्वल जैसे ही हो रहे हैं। स्लिपेजेस में या आप एनपीए में भी बोलो या आप ग्रोथ में बोलो या रिटर्न ऑन इक्विटी जो मेन क्राइटेरिया होता है बैंक्स में, आज सबका 15-16% होते जा रहा है टॉप बैंक्स का, अगर आप एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं। और क्यों उनको हम 0.81 टाइम दे रहे हैं अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं उनके सब्सिडरीज की वैल्यूएशन को? तो मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ये एक बड़ा री रेटिंग स्टोरी है नेक्स्ट 2 साल में, क्योंकि 3-4 क्वार्टर में मार्केट को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इनमें आज नंबर स्टेबल हो गए हैं। 10 साल से ये देखा नहीं है हमने। तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। दूसरा होम हाउसिंग फाइनेंस जो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी, इसमें भी मुझे ग्रोथ लग रही है। एचडीएफसी तो है ही, लेकिन उसमें भी 4-5 अच्छी कंपनीज है जिसमें ग्रोथ आ सकती है। होम इंप्रूवमेंट, हाउसिंग रिलेटेड, हाउसिंग गैप हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 3 करोड़ से ज्यादा हाउसिंग गैप है इंडिया में। तो ये अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ। तो ये होम इंप्रूवमेंट सेक्टर में ट्रांसलेट होगा और उसके जो सेगमेंट्स हैं जैसे कि टाइल्स हो गए या सैनिटरी वेयर हो गया, उसमें काफी बढ़त आ सकती है। उसके कनेक्शन में जो सैनिटेशन रिलेटेड कंपनीज है जैसे पाइपिंग कंपनीज है, जो होम इंप्रूवमेंट और होम रिलेटेड, हाउसिंग रिलेटेड कंपनीज है, उनको फायदा जल जीवन मिशन से भी होगा, उनको फायदा इरिगेशन से भी होगा, वाटर एंड सैनिटेशन से भी होगा। तो पाइपिंग कंपनीज जो है उनको भी इस एंगल से फायदा होगा। दूसरा सेक्टर जो मुझे पसंद है वो है जैसे फार्मा में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या आप एग्रोकेमिकल्स में भी देखो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही अच्छी सेक्टर है, जहाँ पे चाइना का जो कॉस्ट इंक्रीज का फायदा हमको आ रहा है। तो नेक्स्ट 5-10 साल 15 साल तक ये बेनिफिट चलते रहेगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन चल रहा है इन कंपनीज में। इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस, ये 3 दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है और सबके ऑर्डर बुक्स आज बहुत ही सॉलिड है। जी चलिए, बहुत सारे आइडियाज हैं अभी भी इस बाजार में, रैली हो रही है, बट यहाँ पर फ्रेश निवेश के भी ढेरों आइडियाज हैं। फिरवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बाजार में जो नया आईपीओ खुल रहा है उसके मैनेजमेंट से बात करनी है। ऑफ कोर्स हमारे स्पेशल मेहमान भी तैयार है, खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आ रहा है केके मिस्त्री साहब के साथ। बस 2 मिनट में लौटेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई। आइए पोजिशनल कॉल्स लेते हैं हमारे गेस्ट के साथ। पालिया साहब बताएं आज की पोजिशनल पिक। दीपांशु जी, पोजिशनल पिक में हमें जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कैपेसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये स्टॉक में हमने पहले भी रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट 160 के आसपास। अभी स्टॉक 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिले, हमें लगता है
इंफ्रा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है पोजिशनल पिक में। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 महीनों में लोअर साइड से देखने को मिली। जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर है, हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं पोजिशनल टारगेट यहाँ पे आना चाहिए करीब 270 से 280 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 195 के आसपास। कैपेसाइट इंफ्रा बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। ओके, कैपेसाइट पर करें खरीदारी। सेठी साहब, आपकी पोजिशनल पिक सर? बिल्कुल दीपांशु, आज की मेरी जो पोजीशनल पिक है, स्टॉक का नाम है संघवी मूवर्स, जो अभी 481 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी भारत की लार्जेस्ट क्रेन हायरिंग कंपनी है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को हाइड्रोलिक और क्रॉलर क्रेन्स प्रोवाइड करती है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के पास अपनी एक जबरदस्त फ्लीट है, अराउंड 400 क्रेन्स की। 45% मार्केट शेयर है इसका इस सेगमेंट में। जबरदस्त ऑर्डर बुक है और क्लाइंट लिस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है। अडानी, BHEL, फिर अंबुजा सीमेंट, IOC, इन सबको कैटर करती है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक सस्ता है। फिर मार्च तिमाही बहुत ही दमदार थी, 33 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 18 करोड़ का पैट था। और अच्छी ऑर्डर बुक है, क्लोज टू अराउंड 300 करोड़। बाकी मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है। 515 के मेरे इसमें पोजिशनल टारगेट है और 460 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, सांघवी मूवर्स पर करें खरीदारी। 10 की कमाई लेते हैं हिमांशु जी की तरफ से। सर बताएं आपका स्टॉक। जी दीप, 10 की कमाई के लिए मुझे आज एक केमिकल स्टॉक पसंद है। स्टॉक का नाम है तिरुमलाई केमिकल्स। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखेंगे दीप, तो काफी समय की एक कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर और स्पेस अभी तक कोई पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया, लेकिन अब चार्ट फॉर्मेशन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म बेस फॉर्मेशन बन चुकी है। 205 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 195 तक कोई भी गिरावट स्टॉक में मिलती है तो खरीदारी करें। क्लोजिंग बेसिस पर 160-165 का स्टॉप लॉस लगाएं। आने वाले 3 से 4 महीने में मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 260-280 रुपए तक के टारगेट्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो तिरुमलाई केमिकल्स मेरी तरफ से रहेगा आज के लिए 10 की कमाई के लिए पोजिशनली खरीदारी के लिए एक रिकमेंडेशन। ओके, तिरुमलाई केमिकल, बड़े दिनों बाद इस स्टॉक का नाम सुनने में आया है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर आती हुई आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज पर यूज। यस, आज बेहद खास कंपनी है जी, जिसकी मुलाकात पहली बार हमसे भी हो रही है, हमारे दर्शकों से भी हो रही है। और उसकी वजह यह है कि IPO खुलने जा रहा है कल। जिस कंपनी का IPO खुल रहा है, आइए उससे करते हैं मुलाकात। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स, ये है वो कंपनी जिसका IPO कल खुलने जा रहा है और खुला रहेगा 6 जुलाई तक। 14 जुलाई को लिस्टिंग होने की संभावना है। प्राइस बैंड 301 से 317 रुपए का है। 47 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइए ना भाई डिटेल्स सब फटाफट। 47 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 135 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, और 270 करोड़ का फ्रेश इशू, यानी कि ये पैसे जाएंगे कंपनी में। तो ये है। अच्छा, कंपनी का थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं, बाकी का तो हम प्रमोटर से पूछेंगे। देश भर में रिटेल ज्वेलरी का कारोबार करने का रिटेल ज्वेलरी का कारोबार है। 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं इस कारोबार में। चौथी पीढ़ी है इनके प्रमोटर्स की जो ये काम कर रही है, और उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में से एक है ये कंपनी, और देश के 13 राज्यों में मौजूद है। ज़्यादा कामकाज पश्चिम बंगाल में है इस वक्त। 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। कंपनी के MD और CEO सुवांकर सेन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कंपनी के CFO संजय बंका साहब भी जुड़ रहे हैं। पहले सर आप दोनों का स्वागत है। एक बार जरा मैं MD साहब का परिचय दे दूं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में बैचलर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। IMT गाजियाबाद से सर ने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। 2005 से कंपनी के साथ हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री का 17 साल से ज़्यादा अनुभव है सुवांकर सेन साहब का। और संजय बंका साहब 2020 से कंपनी के साथ में है। CA हैं, CS हैं, 2 बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट के एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, और यही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर की भी डिग्री है आपके पास। यूनाइटेड किंगडम से भी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स की भी आपकी मेंबरशिप है, और आपने भी कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज। बंका साहब, ये सारे कोलकाता के ब्राइट स्टूडेंट सेंट जेवियर्स से ही निकलते हैं क्या वहां से? यस सर, देखिए सेंट जेवियर्स कॉलेज अभी अपनी बार की रैंकिंग में टॉप इंडिया की टॉप 2 रैंकिंग में आई है। और ये संजोग है कि सर ने मुझे चुना है, ये मेरे लिए एक बड़ा क्या सेवा करने का मौका दिया सर ने मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ।
वंडरफुल सर। तो दोनों ही सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट्स हैं जो कमाल कर रहे हैं। देखिए शुभंकर सेन साहब, शुरुआत आपसे करना है सर, जरा समझाएं। वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है कि आप गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, क्या खास बात है आपकी कंपनी में, ये बताएं सर। देखिए, ये कंपनी जो है, जैसे आपने बता रहे थे कि इट इज ओवर 50 इयर्स जो ये कंपनी चला रहे हैं, जो स्टार्टेड 4 जनरेशंस बैक बाय माय ग्रेट ग्रैंडफादर। सो एक विश्वास के साथ ये ज्वेलरी जो है, ये एक विश्वास के साथ है। आप अगर देखे जाए तो देयर इज एन एजेंसी कॉल्ड ट्रस्ट रिसर्च एजेंसी। लास्ट 3 साल से वी हैव बीन टर्म्ड एज द सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द कंट्री। ये तो एक बात हुआ। सेकंड बात हुआ कि 2007-8 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो ये कंपनी का साइज तब 134 करोड़ के थे। तो मैं और माय फादर, हम लोग दोनों मिलके एक एम किए कि चलो इसको 1000 करोड़ का टर्नओवर में लेके जाए। अब जब आपसे बात कर रहे हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 4000 करोड़ टर्नओवर टॉप लाइन क्रॉस किए और 157 करोड़ का पैट किए। तो इट वाज अ 30x ग्रोथ इन द लास्ट 15 इयर्स। तो ये ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो यूनिक चीज है कि आज देश में बहुत कम ही ज्वेलरी कंपनी है जिसमें कंपनी ओन स्टोर्स और फ्रेंचाइजी मॉडल दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम लोग का जो 136 स्टोर्स है, उसमें से 75 स्टोर्स है कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, और 61 स्टोर्स है फ्रेंचाइजीज, जहां पे फ्रेंचाइजीज आर इन्वेस्टिंग इन द इन्वेंट्री और कैपेक्स। और उस हिसाब से हम लोग का ये जो नंबर ऑफ स्टोर्स है, इसमें छोटे छोटे शहर में भी हम लोग का स्टोर्स है। टायर 1, 2, 3, 4 सिटीज तक हम लोग जा सकते हैं विद द हब एंड स्पोक मॉडल। जहाँ पे स्टेट के कैपिटल सिटी में हम लोग का कंपनी ओन स्टोर्स रहा और छोटे छोटे शहर में हम लोग फ्रेंचाइजीज डाल दिए। इस हिसाब से कस्टमर तक पहुंचने का एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। उसके साथ वेबसाइट और ये सारा टूल्स जो है कस्टमर टच पॉइंट के लिए, वो तो है। द थर्ड पॉइंट, कलकत्ता की कारीगरी। आज हम लोग का हेड ऑफिस कलकत्ता है। सबको मालूम है जो कारीगर्स रहते हैं, वो कारीगर्स ज्यादातर आपका जो विलेजेस इन एंड अराउंड कलकत्ता है, वहीं से आप बॉम्बे हो, सूरत हो, कहीं पे भी हो, वहीं पे जाते हैं। तो हम लोग सिटिंग इन कलकत्ता कारीगर्स के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। और जो ज्वेलरी बना रहे हैं, कस्टमर का जो प्रॉब्लम है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता गया, तो मेरे लिए क्या है, हाउ डू आई बाय विद इन द बजट, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं। तो हम लोग का कोशिश यही रहता है कि ज्वेलरी बनाए जो दिखने में फैलावट हो, वजन में कम हो, कस्टमर के विद इन द बजट हो, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए। लास्ट ईयर हम लोग का डायमंड ज्वेलरी में अच्छा खासा, हम लोग लास्ट 3-4 इयर्स में डायमंड ज्वेलरी में अच्छा खासा ग्रोथ देख रहे हैं। 30-35% ग्रोथ हुआ है। और गोल्ड ज्वेलरी का जैसा है वो तो है ही, वो उसका एक मार्जिनल ग्रोथ से चलता ही जाता है। तो उस हिसाब से वी सी दैट द बॉटम लाइन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डायमंड ज्वेलरी सेल्स के साथ साथ। एंड सिस्टम, प्रोसेस, ऑडिटर, हम लोग 15 साल पहले से KPMG को ऑडिटर रखे थे। अभी ग्रैंड थॉर्टन लास्ट 3 साल से ऑडिटर है। हम लोग का ERP में पूरा काम होता है। सो कहाँ पे क्या बिक रहा है, पूरा सिस्टम से लाइव हम लोग देख सकते हैं हेड ऑफिस बैठे बैठे, और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग डेटा के साथ करते हैं। तो ये सारा सिस्टम प्रोसेस लेके एकदम आगे हम लोग चलते हैं। सही साहब, एक माफ कीजिएगा आपको बीजो, 15 साल पहले से आपके पास KPMG ऑडिटर था? यस 2007-8 में जब हम लोग ज्वाइन तो किए, पहला मतलब टाइटन छोड़ दिए 2-4 बड़ों को, बाकी तो पहला कोई ज्वेलर है जो KPMG को, बिग 4 को ऑडिटर रखे। तो क्या थॉट प्रोसेस क्या थी सर उस समय सोच आपकी? सर एक्चुअली सच बताए तो 2007-8 जब मैंने ज्वाइन किया, माय फादर, उनका भी एक ड्रीम था। ये जो आज IPO आज हो रहा है, बट ये IPO का ड्रीम ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ही ये सोचना चालू हुआ। ये 15 साल पहले तभी हम लोग को पूरा कंसोलिडेट करके करे, ऑडिटर, ERP लाए। और वो जो जब उस टाइम पे लीमन ब्रदर्स क्राइसिस और ये सारा चीज हो रहा था, अगर वो ना होते तो 100 करोड़ का टर्नओवर भी हम लोग सोच लेते क्या IPO। फिर 2014 में सर प्राइवेट इक्विटी पार्टनर लिए, सेफ पार्टनर्स। तो ये सारे स्टेप्स है एक एक टुवर्ड्स द जर्नी। तो इट्स अ लॉन्ग विजन के साथ जर्नी चल रहा है। आई मीन सेफ पार्टनर जैसा एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आना भी आपके जैसे बिजनेस में, क्योंकि जनरली है ना ज्वेलरी बिजनेस को वो मतलब वो कच्चे पक्के वाला बड़ा माना जाता है, तो उसमें ऐसे बड़े इन्वेस्टर आना बड़ी चीज है। बंका साहब, आपसे समझना ये चाहता हूं मैं कि जो ग्रोथ रही है अब तक की कंपनी की, काफी इंप्रेसिव दिख रही है, मार्जिन्स अच्छे हैं, चाहे ग्रोथ लेवल पर देखें, नेट लेवल पर देखें, तो क्या वजह आप समझते हैं कि ये स्टेबल ग्रोथ आगे भी रह सकती है? इसके कोई खास रीजंस आपको जो समझ में आते हो वो जरा बताएं सर। देखिए, हम बीइंग इन IPO वी कांट कमेंट ऑन द फ्यूचर, बट यदि आप देखें लास्ट 5 साल में हमारी कैगर 15% की थी और लास्ट 3 साल में 20% ग्रो किया। इवन इन कोविड ईयर, जबकि सारी वर्ल्ड वाइड और इवन इन विद इन इंडिया द कंपनीज आर फेसिंग डिफिकल्टी, उस साल सर ने
he took the leadership because इनके हमारे MD सर एक्सपायर हुए थे. Despite all the challenges, we grew by 10% in that year from 2400 to 26. और उसके बाद में मार्च 22 में हम 33% ग्रो किए और लास्ट ईयर 15% ग्रो किए. तो ग्रोथ जो है हमारी कंपनी का इथॉस है, जो बोलते हैं ग्रोथ इज लाइफ. तो सेनको के लिए हमें ग्रोथ इन लाइफ लेके चल रहे हैं. और हमारे जो विजन है, हमारे सारे एम्प्लॉय, सारे टीम मेंबर, हमारे फ्रेंचाइजी, हमारे कारीगर, ये हमारे एक डीएनए का पार्ट हो गया कि लगातार ग्रो करना, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है. और हमारे ये डीएनए हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए और मोटिवेट करेगा. हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी है, अच्छे बैंकर्स हैं. ये सारा इकोसिस्टम जो हमने क्रिएट किया है, स्ट्रॉन्ग ईआरपी, ये सारे. जी सेन साहब, मुझे एक चीज बताएं, सेफ पार्टनर्स आपके जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं आपकी कंपनी में, वो लगभग कितना 19% शायद बेच रहे हैं, राइट? तो पूरा बेच रहे हैं, बाद में भी कुछ बचेगा? और साथ ही बेचने की कोई खास वजह सर? नहीं अनिल सर, वो पूरा नहीं बेच रहे हैं. उनका होल्डिंग 19% है, 19.5%, बट वो पार्शियल बेच रहे हैं, अराउंड 8-9% तक बेच रहे हैं. पार्शियल 135 करोड़ बेच रहे हैं. तो बाकी वो होल्ड करते रहेंगे. अच्छा, बाकी अराउंड 1/3 अपना वो शेयर बेच रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो सीइंग अ ह्यूज ग्रोथ स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरी इन द कंपनी. हमारे एक और प्राइवेट इक्विटी पार्टनर है जिन्होंने ज्वाइन किया लास्ट ईयर, ओमान एसबीआई जॉइंट वेंचर फंड. So they also came in April 22 last year, just before filing of DRHP. So both the two private equity partners will continue in the company and part of our success journey in the future. मंगा साहब, वैसे तो मैं काफी कुछ कोशिश कर रहा था आपके DRHP में पढ़ने के रिस्क फैक्टर्स क्या है जरा देखूं, ढंग ढंग के मिले नहीं सर. एक छोटा सा मिला है तो मैंने कहा पूछ लेता हूं कि भाई आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ रही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हिसाब से. मैं जो पूछना चाहता हूं, जो बोरोइंग्स है वो पिछले 2 साल में 532 करोड़ से 1177 करोड़ पहुंची है. तो ये बोरोइंग्स बढ़ने की वजह क्या है? और दूसरा है कि इसको कोई कम करने का, नीचे लाने का इरादा है तो कैसे? देखिए, मैं सर ये सोचता हूँ कि जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी को अपनी इक्विटी और बोरोइंग, दैट इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स. एक कोई भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है वो बोरोइंग करके आगे बढ़ती है. हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है 1:1.1 है, एंड दैट इज विद इन द इंडस्ट्री ट्रेंड. हमारी नेटवर्क करीब 945 करोड़ की है, बोरोइंग करीब 1150 करोड़ की है. एंड हमारी की सारी बोरोइंग इज प्राइमरली फॉर वर्किंग कैपिटल. ये सारी की सारी बोरोइंग इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, और करीब 1877 करोड़ की हमारी इन्वेंट्री हमारे स्टोर्स में है. हमारी बोरोइंग कॉस्ट जो है, ब्लेंडेड बोरोइंग कॉस्ट, जब गोल्ड मेटल लोन लेते हैं उस पर करीब 3 to 3.5% पड़ता है हमारा. CCWCGL करीब 10%. तो ब्लेंडेड बोरोइंग कॉस्ट हमारा सिर्फ 6% का है. तो एवरी स्मार्ट बिजनेसमैन विल लाइक टू यूज द कैपिटल इन द स्मार्टेस्ट वे and grow the business for overall economic growth and for this is part of the country's growth and GDP as well. It's a larger vision with which we are working. Perfect sir. बहुत बहुत धन्यवाद मंगा साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सेन साहब आपका भी. मैं नाम से भी समझ गया, सेनको नाम ऐसे लिखा है, सेन साहब की कंपनी मतलब सेनको है ना. सर थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमें, और आपके IPO कल से खुल रहा है. बहुत बहुत शुभकामनाएं. कैपिटल मार्केट में आप नई इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि आपके लिए और आपके निवेशकों के लिए बड़ी वेल्थ बनाने वाली ये इनिंग साबित हो. थैंक यू सर. थैंक यू. आइए करते हैं SPL मिड कैप्स में. अब फटाफट से एक शॉर्ट टर्म पिक्स लेनी है ना दीप. पालिया साहब की बताएं सर शॉर्ट टर्म पिक. तो शॉर्ट टर्म पिक रहेगी स्ट्राइड फार्मा, स्ट्राइड साशु. ये स्टॉक स्टार में हमें यहाँ पे लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना है, स्टॉक के टारगेट होना चाहिए करीब 560 से लेके 580 तक के. स्टॉप लॉस करंट लेवल से रखना होगा करीब 430 के आसपास. तो स्टार बाय करने की सलाह रहेगी. स्ट्राइड फार्मा को बाय करने के लिए रहेगा शॉर्ट टर्म पिक में. ओके, स्ट्राइड फार्मा पर करें खरीदारी. सिटी साहब आपकी शॉर्ट टर्म पिक सर. बिल्कुल दीपांशु, जो समय का अभाव है, जो शॉर्ट टर्म पिक है जल्दी से बोलता हूँ, 75 रुपए के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है बैंक ऑफ इंडिया की. बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 80 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 72. ओके, बैंक ऑफ इंडिया पर भी करें खरीदारी. आइए एक जय की तरफ से उनका जैकपॉट कॉल. जय बताएं. दीप, खरीदना है MGL का 1100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन. ये 26 रुपए 27 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है, 26 to 27 के रेंज में ट्रेड कर रहा है. 1100 का कॉल ऑप्शन MGL का, ये खरीदे. इसमें स्टॉप लॉस दीप लगाना होगा
18.5 का 18.5 का आप एक स्टॉप लॉस लगाया दीप। टारगेट्स जो ऊपर में निकल कर आ रहे, तो फर्स्ट टारगेट हियर वुड बी 39, द सेकेंड टारगेट विल बी 47। सो 39 एंड 47 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। जबरदस्त ब्रेकआउट आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है अबाउट द लेवल्स ऑफ 1060। स्पॉट में मेरे टारगेट्स दीप यहाँ पे मिनिमम रहेंगे 1120 से लेकर 1140 के, हेंस 1100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है। ओके, MGL 1100 का कॉल। आइए 10 की कमाई राकेश जी कुणाल जी का स्टॉक लेते हैं, बताएं सर। दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज को, जिसके चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। सीमित चार्ट उपलब्ध है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक में बनता दिख रहा है, हमें लगता है कि नए हाइस के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो गिरावट में रेडगेन पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और 2 हफ्ते पहले सेठी साहब ने बताया था सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का भारत का 515 के टारगेट हैं। इन स्तरों पर करेक्शन में रेट गेन में निवेश की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए रेट गेन ट्रैवल टेक, जहां पर आप निवेश करके चल सकते हैं। बाजार टॉप फॉर्म में है, थोड़ा ऊपर से बैंक निफ्टी हल्का होते हुए दिखा है, बट बड़ी मूव आ चुकी है। नए रिकॉर्ड्स करने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपर है। अभी भी 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, सेंचुरी लगाता हुआ निफ्टी, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की मूव सेंसेक्स पर। बिल्कुल, तो छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि एक बेहद खास इंटरव्यू HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के महामर्जर पर आ रहा है। HDFC लिमिटेड के पिछले महीने तक, मर्जर के पहले तक वाइस चेयरमैन और CEO रहे के मिस्त्री साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे मर्जर पर पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनने के बाद HDFC बैंक के निवेशकों के लिए और भारत के लिए आगे किस तरह के मौके बनेंगे, इन सब पर विस्तार से होगी बातचीत। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे हैं मार्केट। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और जैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी साहब और पालिया साहब का SPL के लिए शुक्रिया, और सुमित जी और जय ठक्कर साहब और हिमांशु गुप्ता साहब का भी शो में शामिल होकर अपनी कॉल्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मेरी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी दीजिए ब्रेक जितनी, दीप को ज़्यादा दीजिए, थोड़ी आगे तक की, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपके साथ बना हूँ, क्योंकि मिस्त्री साहब का मैं कर रहा हूँ इंतजार, मैं स्टूडियो में आने की तैयारी में। तब तक आइए देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।